नमस्कार, मंडी.com में आपका स्वागत है। मैं हूं भुवन भास्कर। वेयर हाउसिंग कृषि क्षेत्र का वह अभिन्न हिस्सा है जिसके बिना हम आधुनिक खेती की कल्पना भी नहीं कर सकते। केंद्र सरकार ने पिछले 3-4 महीनों में वेयर हाउसिंग सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए कई फैसले लिए हैं, जिनमें अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम से जुड़ा संशोधन सबसे प्रमुख है। इस कानून को कृषि सुधार से जुड़े 3 कानूनों में एक ऐसा कानून बताया जा रहा है जो देश की भंडारण क्षेत्र में एक नए युग का सूत्रपात कर सकता है। इसके अलावा जो कृषि क्षेत्र से जुड़े जो सुधार से जुड़े जो बाकी 2 कानून हैं, वो भी अपने आप में लगातार मंडी.com में हम उन पे चर्चा कर रहे हैं और कृषि क्षेत्र से जुड़े अलग-अलग जो विशेषज्ञ हैं, अलग-अलग सेक्टर्स के जो जाने-माने नाम हैं, उनको लेकर हम आपके सामने आ रहे हैं, उनसे इस पर राय ले रहे हैं। इसी क्रम में आज हमारे साथ 2 मेहमान जुड़े हैं, उनसे आपका हम पहले परिचय करा देते हैं। हमारे आज के पहले मेहमान हैं NERL यानी नेशनल ई रिपोजिटरी लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर केदार देशपांडे और हमारे दूसरे मेहमान आज जो हमारे साथ जुड़े हैं वो हैं अमित मुंडावाला जो एग्री बाजार के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। थैंक यू। केदार देशपांडे जी, सबसे पहले मैं आपसे बातचीत की शुरुआत करता हूं और आपसे एक संक्षिप्त टिप्पणी में चाहूंगा, क्योंकि पूरे एग्री सेक्टर को आप लगातार और बहुत नजदीक से देख रहे हैं और अलग अलग स्टेक होल्डर्स से लगातार आपकी बातचीत भी हो रही है। तो जो एग्री रिफॉर्म्स के से जुड़े जो 3 कानून सरकार लेकर अभी आई है, उस पे आपका अपना अनुभव क्या है और जो तमाम जो दूसरे लोगों से बातचीत करने के बाद जो आपका एक आपकी समझ बनी है, उस पर आप किस तरह से इसे देख रहे हैं? ये तीनों कानून जो है वो इमीडिएट बेसिस पे तो डेफिनेटली कोई ज्यादा बेनिफिट है, बट लॉन्ग टर्म इट इज गिविंग द डायरेक्शन। लॉन्ग टर्म में इसका बहुत बड़ा उपयोग होगा एक एग्रीकल्चर मार्केट्स को क्रिएट करने में। बट एग्रीकल्चर मार्केट्स में सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो फ्रेगमेंटेड है, वो बहुत बिखरे हुए मार्केट्स है और लोकल लेवल के मार्केट्स है, बिखरे हुए मार्केट्स है और वो एक दूसरे से बात नहीं करते हैं। ये जो बिल्स आए हैं, ये बिल्स का उद्देश्य ये कि इसको यूनिफॉर्म कैसे किया जाए, इसको इसमें एक सूत्री यानी एक तरीके से कैसे उनको जोड़ा जाए। तो मुझे लगता है कि इन फ्यूचर में इट इज गोइंग टू बहुत बड़ी एक उपलब्धि है इस बिल्स के वजह से, और आने वाले समय में इसमें हम और सुधार देखेंगे गवर्नमेंट से, या सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट से, हम और उसमें सुधार देखेंगे। जी, अमित मुंडावाला जी, आपसे मैं खास तौर से इस सवाल को पूछूंगा इस तरह से कि आप पोजीशनिंग एक तरह से आपकी आप स्टार एग्री की सब्सिडियरी कंपनी के एमडी हैं। स्टार एग्री एक जाना माना नाम है वेयर हाउसिंग सर्विस प्रोवाइडर्स के तौर पे, और आपकी अपनी जो एग्री बाजार कंपनी है वो एक तरह से देखा जाए तो वैकल्पिक जो मंडी की बात लगातार है, खास तौर से जो एपीएमसी कानून में सुधार के बाद इस पर चर्चा हो रही है कि जिस तरह से कई और जगहों से भी अब किसानों को अपना माल बेचने का अधिकार मिल गया है। तो दोनों ही तरह से मैं आपसे समझना चाहूंगा कि किस तरह से इन कानूनों का असर आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है, खास तौर से जो पूरा सेक्टर है उसके लिहाज से भी और किसानों के लिहाज से। ये जितने भी एक्ट अब बने हैं ये तो निसंदेह ये सब क्रांतिकारी है। मतलब ये जो गवर्नमेंट ने अब डिसीजन लिया है, मेरे हिसाब से तो युगों तक आगे हमारे जो किसान भाई हैं इसको याद रखेंगे और ये पूरी इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करेगा। अभी आप ये देखें कि हिस्टोरिकली जितने भी मार्केट्स हैं इंडिया के अंदर में, जो एपीएमसीज हैं, वहां पे हमने मोनोपोली बनाई हुई थी। पर्टिकुलरली मैं अगर अनाज संबंधित या कमोडिटीज अगर बात करूं कि बायर सेलर जो है वो वहीं ट्रेड कर सकता है। उस मंडी से बाहर आप आते हो तो आपको फिर वैकल्पिक कोई, जैसे कुछ स्टेट्स के अंदर में प्राइवेट ई मार्केट के लाइसेंस का प्रावधान था, अगर आप वो लाइसेंस लेके किसी वेयर हाउस को आप सब मंडी की तरह घोषित भी करते हो तो उसके अंदर में फिर वापस वही मंडी फीस और वो सब चीजें सेम लागू रहती हैं। खाली उसको फार्मर को एडवांटेज ये था कि आज जो उसको पर्टिकुलरली फार्म गेट से मंडी तक जाने में लगभग एवरेज की अगर पूरे हिंदुस्तान की बात करेंगे तो 30 से 40 किलोमीटर के दायरे के अंदर में उसको एक मंडी मिल जाती थी। और अब इस व्यवस्था से क्या है कि मेरे को लगता है कि गाँव का समूह बना के 3-4-5 गाँव को मिला के अगर ग्रामीण क्षेत्र में कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाए, जिसको हम कलेक्शन सेंटर बोल रहे हैं, कि जहाँ पे 10 किलोमीटर और 5 किलोमीटर के रेडियस के अंदर में जितने भी फार्मर है एफपीओ के माध्यम से अगर वहां पे आप इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हो जहाँ पे फल सब्जी आपका अनाज या इवन तो दूध का कलेक्शन भी है वो सारा वहां हो जाए, और फिर ये इलेक्ट्रॉनिक मार्केट के माध्यम से अगर वो जितने भी पॉइंट्स हैं वो अगर सारे सिंक हो जाए एक दूसरे से, तो उसका आप मतलब मार्केट का कितना विस्तार होगा वो आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो अभी भारत सरकार ने पिछले 5 साल से ई नाम के माध्यम से ये सभी मंडियां जोड़ने की कोशिश की,
शुरुआती दौर में 585 मंडियां जोड़ी और जो कोविड काल के अंदर में इन्होंने लगभग 585 को बढ़ा के 1000 मार्केट कर दिया। तो अब इस एक्ट के आने के बाद में मंडियां प्लस मंडियों के बाहर की व्यवस्था है, जहाँ पे जितने भी बड़े वेयर हाउसेज हैं या जो वेयर हाउसेज जहाँ पे आप उसको एज ए बाजार चला सकते हो, जहाँ पे किसान सीधा आ सकता है, जहाँ पे लेबोरेटरी की हैंडलिंग की तुलाई की व्यवस्था है, तो वो सभी पॉइंट्स आपके मार्केट में कन्वर्ट हो जाएंगे। और अब एक फार्मर को इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पे या इवन तो मैं तो ये समझ रहा हूँ या देख रहा हूँ भविष्य के अंदर में क्या होगा कि एक किसान के पास में एक ऐप है, उस ऐप के अंदर में जैसे वो लॉगिन करेगा तो उसको नियर बाय कितने मार्केट्स हैं अवेलेबल, चाहे वो एपीएमसी मंडी है या वो वेयर हाउसेज के ऊपर कोई सुविधा मिल रही है या कोई नए खरीदी के अंदर खोले गए हैं, तो उसको वो दिखेंगे और उसके ऊपर में उसको उस कमोडिटी कौन सी कमोडिटी वो बेचना चाह रहा है उसको ऐसी सुविधा भी मिलेगी कि वो खेत में खड़ा खड़ा अपनी कमोडिटी बेच पाए। तो ये सब इन्हीं एक्ट की वजह से आज आप ये सोच पा रहे हैं। अगर आप यही 6 महीने पहले अगर बात करते तो ये सब चीजें अलाउड नहीं थी। फिलहाल वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद हमारी ये चर्चा जारी रहेगी। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए मंडी.com। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। एक बार फिर स्वागत है आपका मंडी.com में। हम बात कर रहे हैं आज जो कृषि सुधार के तीनों कानून केंद्र सरकार लेकर आई है उसके असर के बारे में। और हमारे साथ जो कृषि क्षेत्र से जुड़े दो बड़े नाम इस समय जुड़े हुए हैं, जो दो कंपनियां एक हैं NERL और एग्री बाजार, दोनों के मैनेजिंग डायरेक्टर केदार देशपांडे और अमित मुंडावाला हमारे साथ हैं, जिनसे हम बात कर रहे हैं इन सुधारों के बारे में। केदार देशपांडे जी, आपसे मैं खास तौर से वेयर हाउसिंग, क्योंकि आपकी पूरी कंपनी वेयर हाउसिंग सेक्टर पे काम करती है और एक तरह से देखा जाए तो एक सेकेंडरी रेगुलेटर भी आप हैं एक तरह से, तो कुल मिलाकर ये दूसरा जो कानून है, जो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट का कानून, उसके बारे में कई लोगों का ये मानना है कि उसके आने से एक बड़ा बॉटलनेक खत्म हो गया है इस क्षेत्र में, जो निजी निवेश आने की बात थी उसको लेके। और आने वाले दिनों में एक बड़े पैमाने पर निजी निवेश हम देखने को हमें मिल सकता है। आपकी क्या राय है इस पे, और कैसे आपको लगता है कि आने वाले दिनों में, क्योंकि निश्चित तौर पे आपने जैसा शुरू में ही कहा कि तुरंत इसका असर नहीं दिखने वाला है, लेकिन अगर मध्यम से दीर्घ अवधि में कहें तो किस तरह से इसे आप जाता हुआ देख रहे हैं? मुझे ये लगता है कि इसके वजह से जो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स है, प्राइवेट ट्रेडर्स है, उनको दे कैन प्रेडिक्ट, उनको एक प्रेडिक्शन आ सकता है कि भैया मुझे कितना माल रखना है और कितनी अवधि तक मैं रख सकता हूँ, और मैं उसके ऊपर व्हाट इज अपॉर्चुनिटी लाइक, मुझे मेरी क्या अपॉर्चुनिटी हो सकती है। पहले क्या होता था कि एक डर होता था कि अगर मैं कुछ किसी कमोडिटी में अगर स्टोर कर देता हूँ या स्टॉकिंग कर देता हूँ तो मुझे शायद उसमें दिक्कतें आएगी। एक्सपोर्टर स्टॉकिंग करेगा तो एक्सपोर्टर को दिक्कतें आएगी। दे हैव क्रिएटेड अ सम सेपरेट क्लॉज फॉर द एक्सपोर्टर, इसमें एक्सपोर्टर को भी उन्होंने थोड़ी सी सहूलियत दी है। मुझे लगता है कि ये वापस एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट क्रिएट करने का एक जरिया है कि जहाँ पे गवर्नमेंट ये कहता है कि भाई सब अब यू कैन डू योर बिजनेस इंडिपेंडेंटली, बट एज अ बीइंग अ गवर्नमेंट इज ऑलवेज अ वॉचडॉग, मैं उसको ऑब्जर्व करते रहूंगा। आप लिमिट में काम करेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। मोटा उद्देश्य ये है कि जैसे आप कोई कॉर्पोरेट में, यानी आप अगर NSE में या BSE में अगर आप स्टॉक मार्केट में अगर काम करते हैं और कोई अगर आपको कोई स्टॉक खरीदना है
तो आपको 10 अलग अलग प्रकार के डेटा मिल जाते हैं उस कंपनी के, अलग अलग उसके फाइनेंशियल उसके ये मिल जाते हैं। वैसे अगर कमोडिटी के बारे में अगर मिलने लग गए तो लोगों को वो आसानी हो जाएगी कमोडिटी में ट्रेड करने की। तो दैट इज द बहुत ही महत्वपूर्ण मसला ये आपने उठाया। हम इस पर आगे भी बात करेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि आंकड़े बहुत ज्यादा कृषि क्षेत्र के जो हैं वो मौजूद नहीं हैं, और अगर हैं भी तो कुछ खास लोगों के तक सीमित हैं। ये बिल्कुल ही एक नया विषय आपने उठाया है, और इस पर हम थोड़ा सा इस कार्यक्रम में भी बात करेंगे कि कैसे इसको और सुलभ किया जा सकता है। अमित मुंडावाला जी, एक बात मैं आपसे थोड़ा समझना चाहता हूं। जैसे एग्री बाजार आपकी कंपनी है जो कि सीधे तौर पे एक प्लेटफॉर्म, एक वैकल्पिक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराती है ताकि कोई भी एफपीओ है वो अपना माल बेच सके या वहां से खरीद बिक्री की जा सके। लेकिन किसान जब मंडी में जाता है तो वहां मसला केवल सहूलियत नहीं होने का नहीं है, एक बड़ा जो विषय है वो भरोसे का भी है, वो संबंध का भी है। जैसा हम लोग बार बार ये बात करते हैं कि जो आढ़तिया है उससे उसके दशकों के संबंध हैं, और कुछ मुद्दों पे नुकसान होने के बावजूद उसको कहीं ना कहीं उससे, क्योंकि सालों से वो काम कर रहा है, तो उसको भरोसा लगता है। इसके लिए आपने क्या सोचा है? कैसे किसानों के साथ आप जुड़ेंगे? कैसे किसानों का भरोसा आप जीतेंगे? देखिए, इसके लिए जो एग्री बाजार पे जिस तरीके से हम टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट करते हुए काम कर रहे हैं, या हम ये चाह रहे हैं कि लिक्विडिटी जो है प्लेटफॉर्म पे आए, तो उसके लिए आपको जो एग्जिस्टिंग एपीएमसी है, जो आपकी मंडी है, उसके अंदर जो फार्मर को या बायर सेलर को सुविधा मिल रही है, वो जब तक आप वर्चुअली पूरी सर्विसेज उपलब्ध नहीं करा देंगे, जब तक वो ट्रेड इनेबल नहीं हो सकता है। जैसे किसान माल लेके मंडी में आ रहा है तो उसको पूरा भाव की जानकारी आढ़ती से मिलती है कि अभी मंडी में क्या भाव चल रहे हैं, और उसके बाद में जब उसका भाव का जब उसका ऑक्शन के थ्रू बोली लग जाती है, तो बाद में आड़तिया जो है वो बायर को हैंडलिंग के लिए वो सारी कार्रवाई वो करता है, प्लस उसका ट्रांसपोर्टेशन का सारा काम जो है वो आड़तिया करके देता है, और फिर किसान को पेमेंट जो है उसकी हैंड टू हैंड मिल जाती है, जबकि बायर जो है वो पेमेंट थोड़ी दिन बाद में करता है। तो फाइनेंसिंग का एक बहुत बड़ा एंगल है जो इसके अंदर में आ रहा है। तो हम एग्री बाजार प्लेटफॉर्म के ऊपर में ये सारी भी सर्विसेज जो भी आपकी लेबोरेटरी की जो आपकी एजेंसीज है वो हम एनरोल कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टर हमने एक्रेडिट कर दिया उसके अंदर में, फाइनेंसर हम एक्रेडिट कर रहे हैं सिस्टम के ऊपर में। तो ऐसी जितनी भी सर्विसेज हैं जो आपको माल खरीदने से पहले या माल खरीदने के बाद आपको जिन जिन सर्विसेज की जरूरत पड़ेगी, वो जब तक पूरी इंटीग्रेट होके आप प्लेटफॉर्म के ऊपर में नहीं उपलब्ध करा देंगे, जब तक वो व्यापार चलेगा नहीं। और इससे जब सारी सर्विसेज ऑनलाइन हो जाएंगी तो ऑटोमेटिक ट्रस्ट बिल्डअप होगा। अमित जी, एक जो हमने देखा कि इस पूरे मुद्दे पर जो ये कानून आए, उस प्रदेश के कुछ हिस्सों में जो किसानों के बीच असंतोष और विरोध भी दिखा, उसमें एक मुद्दा ये भी था कि उनको ऐसा लगता है कि मंडियां जो हैं, अभी जो एपीएमसी मंडियां हैं, वो जो सरकारी खरीद होती है उसके लिए भी एक केंद्र के तौर पे हैं, और वो कमजोर होंगी तो शायद इस खरीद पे भी प्रभाव पड़े। तो इस लिहाज से एक छोटा सा आपसे कमेंट इस पर चाहूंगा कि क्या जो निजी मंडियां या निजी जो खरीद बिक्री के इस तरह के प्लेटफॉर्म डेवलप हो रहे हैं जैसे आपका है, उनकी सरकारी खरीद में भी कुछ भूमिका होने जा रही है? सर, ये मेरे हिसाब से तो ये पॉलिटिकल स्टंट है बेसिकली, कि जो गवर्नमेंट के साइड में और जो गवर्नमेंट के विरोध में बात कर रहे हैं, इस एक्ट के अंदर में कहीं भी इस चीज का जिक्र नहीं है कि एमएसपी या पीएसएस की खरीद का इस एक्ट से क्या चेंज आने वाला है। ये एक्ट जो है सिर्फ फ्लेक्सिबिलिटी दे रहा है, जहाँ पे फार्मर और बायर और सेलर जो है वो फ्री है, वो ट्रेड अपना कहीं भी कर सकते हैं। उसके लिए उनकी जो बाउंडेशन थी वो खत्म कर दी गई है। अब जो बात आपने कही है कि प्राइवेट पोर्टल्स ये जितने भी, अब ये अगर मैं कहता हूँ कि गाँव के अंदर में अगर भारत सरकार ये चाहती है कि ग्रामीण क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो, निवेश आए, तो उनको प्रोत्साहन करने के लिए मेरे को लगता है कि सरकार को ऐसा करना चाहिए, ऐसा कदम उठाना चाहिए कि जितने भी प्रोक्योरमेंट सेंटर अगर बन रहे हैं और वो अगर किसान भाई लोग सब इकट्ठे मिलके एफपीओ के माध्यम से या सोसाइटी के माध्यम से अगर कोई सेंटर बनाए जा रहे हैं, तो उनको उस चीज की प्राथमिकता आपको देनी चाहिए कि वो वहां अगर एमएसपी की खरीद चल रही है तो सरकार वो उन सेंटरों को ऑथराइज करेगी, वहां पे वो माल चूंकि 5-7 किलोमीटर एरिया में ही होगा तो वहां का किसान सीधा वही सुविधाजनक होगा, निश्चित तौर पे वो माल मिलना चाहिए। तो जैसे ही मंडियां कम्पिटिटिव हो जाएंगी, तो ये अभी इन मंडियों को पिछले 50 साल से इन लोगों को लिगेसी मिली हुई थी, रॉयल्टी मिली हुई थी। अब इन आड़तियों को भी काम करना पड़ेगा, सर्विस लेवल इंप्रूव करना पड़ेगा। किसान जो पहले जाता था, जो उसकी सुनवाई नहीं होती थी, उन लोगों को वहां पे भी चेंजेस दिखेंगे। यानी कुल मिला के प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी तो उसका भी फायदा होगा किसानों को, और उनके लिए क्योंकि जो ट्रांसपोर्टेशन है उसकी दूरी कम होगी तो उनका खर्च भी घटेगा।
बहुत बढ़िया बात ये आई है निकल के, और ये चर्चा हमारी हम जारी रखेंगे। कुछ और बिंदु बचे हुए हैं जिस पर हम बातचीत करेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए मंडी.com। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ये कामयाबी है अन्नदाता की, ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। एक बार फिर स्वागत है आपका मंडी.com में। हम बात कर रहे हैं जो एग्री रिफॉर्म्स यानी कृषि सुधारों से जुड़े 3 कानून बने हैं, अभी अभी हाल में ही पिछले महीने बने हैं। उन पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जो 2 मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आप लगातार उनके विचार अभी सुन रहे हैं। NERL के MD केदार देशपांडे और एग्री बाजार के MD अमित मुंडावाला, जो लगातार अलग अलग पहलुओं पर हमें अपनी राय दे रहे हैं। केदार, आपसे मैं एक बात पूछूंगा, जो चर्चा आपने कही थी पिछली बार, उसको थोड़ा सा आपसे और मैं डिटेल देना चाहूंगा। जैसे आपने कहा कि कमोडिटीज जो वेयर हाउस में हैं उनके बारे में पता चल जाए, लोगों को, सबको पता रहे, सरकार को पता रहे, लेकिन ये होगा कैसे? क्योंकि इस समय अभी अगर हम देखें तो वेयर हाउसिंग सेक्टर पूरी तरह से 2 हिस्सों में बटा हुआ है। एक तो जो रेगुलेटेड है, WDRA से जो सरकार का रेगुलेटर है उससे पंजीकृत है। दूसरा जो अनरेगुलेटेड, जो रेगुलेटेड है उसके आंकड़े तो पब्लिक स्पेस में हैं, लेकिन जो ज्यादा बड़ा हिस्सा है, क्योंकि केवल 1800 करीब वेयर हाउस हैं जो WDRA से पंजीकृत है, हजारों और हैं जो गैर पंजीकृत है, तो उनका आंकड़ा नहीं आता है कहीं भी पब्लिक फोरम में या पब्लिक स्पेस में। तो ये कैसे होगा? क्या इसके लिए आपको लगता है कि सारे ही वेयर हाउसेज को रेगुलेशन में लेके आना चाहिए, इसकी जरूरत है? नहीं, इसमें भी थोड़ा डीप डाइव करेंगे तो आपको समझ में आया कि सारे वेयरहाउसेस आ नहीं सकते, बिकॉज जो सेल्फ कंजम्पशन वेयरहाउसेस है, दैट इज बेसिकली कैप्टिव वेयरहाउसेस। FCI के कैप्टिव वेयरहाउसेस है, शुगर मिल्स के कैप्टिव वेयरहाउसेस है, कुछ फ्लावर मिल्स के कैप्टिव वेयरहाउसेस, तो वो नहीं आएंगे। बट जो पब्लिक वेयरहाउसेस है, जहाँ पे आप दे कैन बी ट्रेड एरियाज, और जहाँ पे अल्टीमेटली बायर सेलर एक दूसरे के साथ ट्रांजैक्शन करते हैं, एंड जहाँ पे वेयरहाउसमैन खुद का माल नहीं होता है, इट इज अ बेसिकली पब्लिक वेयरहाउसेस, वो तो डेफिनेटली वेयरहाउसेस WDRA के इकोसिस्टम में अगर आते हैं तो एक डेटा क्रिएट हो सकता है, प्राइवेट स्टॉक की जानकारी हो सकती है। ये जानकारी का मतलब ये नहीं कि देयर इज अ पोलिसिंग और एनी काइंड ऑफ अ मॉनिटरिंग। ये जानकारी अगर मार्केट पार्टिसिपेंट को मिलती है, so they will be able to take a right call, they will able to take the right hedging, they will look at the opportunity। आज क्या होता है कि आज अपॉर्चुनिटी का भी जो है वो प्लस माइनस है, इट इज ऑलवेज इज अ जजमेंटल, इट इज ऑलवेज बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस। तो उसमें क्या होता है कि बहुत सारे लोग आगे पीछे डिसीजन लेते हैं और वो पार्टिसिपेशन कम हो जाता है। हमें ये लगता है कि जो पब्लिक वेयरहाउसेस देश में है, वहां पे तो डेफिनेटली अगर वो WDRA के इकोसिस्टम में आ जाते हैं एंड वो रिपोजिटरी के माध्यम से अगर ENWR और ENNWR अगर इशू करते हैं, तो डेफिनेटली दिस डेटा विल बी अवेलेबल टू एवरीबडी, एंड देन इट कैन बी हेज फंड, म्यूचुअल फंड, जो भी फॉरेन पार्टिसिपेंट्स है उनको वो डेटा मिल सकता है, एंड दे कैन टेक अ वेरी इन्फॉर्म कॉल। और इन्फॉर्म कॉल बहुत जरूरी है, बिकॉज जैसे वो इन्फॉर्म कॉल लेता है तो उससे गलतियां कम हो जाएगी एंड वो बरकरार अपने ट्रेड में
कंटिन्यूअस काम करेगा। या जी अमित, ये जो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट वाला कानून है जिस पर अभी हम बात कर रहे हैं, आप थोड़ा इसको और समझाना, क्योंकि आपका एक लंबा अनुभव खुद भी वेयर हाउसिंग सेक्टर में ही रहा है और आपने लगातार इस सेक्टर को बहुत करीब से देखा है। तो आखिर जब वेयर हाउसेज की संख्या कम है, मान लीजिए जितनी एक हम लगातार इस तरह की कई रिपोर्ट्स आ चुकी हैं, लगभग 90,000 करोड़ रुपए का हमारा अनाज बर्बाद हो जाता है केवल इसलिए कि हमारे पास वेयर हाउसिंग नहीं है, ठीक सही वेयर हाउसिंग नहीं है। और उसके अलावा एक बड़ी बात है कि वेयर हाउसिंग नहीं होने के कारण स्ट्रेस सेल करना पड़ता है ज्यादातर किसानों को, क्योंकि उनके पास कहीं नहीं रखेंगे तो खराब हो जाएगा। कुल मिला के इससे एक ओवरव्यू में आपसे समझना चाहता हूं, देश के पूरी कृषि अर्थव्यवस्था के लिहाज से कितना असर आप आता हुआ देख रहे हैं, खास तौर से अगर मैं आपसे पूछूं कि किसानों तक जो प्राइस पहुंचता है, किसान की आमदनी को बढ़ाने की जो बात हो रही है लगातार, उसके लिहाज से। एक तरफ सरकार के पास में विकल्प होता है कि उसके पास में भंडारण करने के लिए जगह नहीं है, दूसरी तरफ में प्राइवेट सेक्टर ने जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की उनके वेयर हाउस खाली पड़े रहते हैं। अगर आप इसका भी विश्लेषण करेंगे तो ऑक्यूपेंसीज प्राइवेट की बहुत ज्यादा लो है और गवर्नमेंट वेयर हाउसेज के अंदर में 100% है। तो ये सरकार को नीतिगत यहाँ बदलाव लाना पड़ेगा, जिसके अंदर में भारतवर्ष के अंदर में जितनी भी बड़ी वेयर हाउसिंग कंपनीज हैं, प्राइवेट वेयर हाउसिंग कंपनीज हैं, उनको आपको इम्पैनल करना चाहिए ताकि ये दायरा बढ़े उसका स्टोरेज का और उससे सभी को लाभ मिलेगा। तो इसके कारण जो लॉसेज हो रहे हैं वो बच सकते हैं। और प्लस अब बात आती है कि किसान की इनकम डबल करने के लिए, तो अब आज भविष्य के अंदर में हमको टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए दुनिया भर के स्टार्टअप्स अभी जो भारत के अंदर में काम कर रहे हैं, जहाँ पे बिजाई से लेके हार्वेस्टिंग तक का जो काम है, प्री हार्वेस्ट का जो काम है, उसके अंदर में अगर आप टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट देखेंगे कि कब बिजाई करनी चाहिए, कौन सी कमोडिटी को आपको बिजाई करना चाहिए, सैटेलाइट इमेजरी से, रिमोट सेंसिंग से आप लैंड का प्रॉपर मॉइस्चर जो है वो आप चेक कर सकते हैं। तो जिस दिन लैंड का मॉइस्चर सही है उसी दिन अगर बिजाई करेंगे तो जर्मिनेशन आपका ऑटोमेटिक बेटर होगा। और फिर बिजाई से लेके हार्वेस्टिंग तक उसकी क्रॉप की जो पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस है, आपको क्या क्या इनपुट यूज करने चाहिए, प्रॉपर उसकी स्पेसिंग कैसे होनी चाहिए, उस कमोडिटी का रखरखाव कैसे होगा, तो वो अब ऐप के थ्रू, टेक्नोलॉजी के थ्रू अगर किसान तक पहुंच पाएगा तो भविष्य के अंदर में उसकी यील्ड बढ़ेगी। प्लस अभी अगर आप एक जो मूल समस्या है कि हमारे किसान मेजोरिटी के अंदर में वीट और धान की बिजाई कर रहे हैं, गेहूं और धान की बिजाई कर रहे हैं, जिससे उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है क्योंकि उसको एमएसपी की गारंटी मिल रही है। लेकिन हमारे पास ये दोनों चीजें सरप्लस के अंदर में है। अब हमारे को चाहिए कि वीट और राइस की जगह हम उसको ऑयल सीड की तरफ लेके जाएं, पल्सेस की तरफ लेके जाएं, जिसके लिए भारत सरकार काफी सीरियसली काम भी कर रही है। तो अगर फार्मर को सही गाइडेंस मिलेगा कि उसको कौन से एरिया में क्या चीज सूट कर रही है, किस चीज की डिमांड प्रॉपर आ रही है, अगर वो बिजाई कन्वर्ट करेगा, अगर क्रॉप सब्स्टिट्यूट करेगा अपनी, और फिर अगर उस पास बेटर टेक्नोलॉजिकल इनपुट मिल रहा है, उसको प्रॉपर दवाई बीज अगर उसको उपलब्ध कराए जा रहे हैं और टेक्नोलॉजी का यूज करके, तो उसका मेरे को ऐसा लगता है कि 20 से 25% आपको हर वर्ष के अंदर में उसकी यील्ड बढ़ेगी। और प्लस इधर से आपकी एमएसपी सपोर्ट है, मार्केटिंग आपने अपना स्ट्रॉन्ग कर दिया है, स्टोरेज आप कर सकते हैं, गाँव में आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया। तो ये पूरा अगर आप बकेट देखेंगे, ये जो एक्ट से जो रेवोल्यूशन आ रहा है, तो ये इतनी बड़ी क्रांति हो जाएगी अगले 5 साल के अंदर में। तो किसान की इनकम डबल करने से अब इसको कोई रोक नहीं सकता है। जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया ये सारी बातें हमारे दर्शकों से साझा करने के लिए और हमारे साथ कार्यक्रम के दौरान जुड़ने के लिए। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो ये थे केदार देशपांडे, NERL के MD, और अमित मुंडावाला, एग्री बाजार के MD, जो हमारे साथ मंडी.com में जुड़े और जिन्होंने एग्री रिफॉर्म से जुड़े कानूनों पर और उसके अलावा भी कृषि क्षेत्र से जुड़े कुछ और महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपनी राय दी और कुछ मुद्दे उठाए भी हैं। उम्मीद है कि ये मुद्दे भी सरकार के ध्यान में आएंगे और जो भ्रम का माहौल कई जगह पर बना है इस कानूनों को लेकर, उसमें भी कुछ और सफाई, कुछ और स्पष्टीकरण इस कार्यक्रम से हम देने में सफल हुए। आपका इस कार्यक्रम को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और अब मुझे दीजिए इजाजत मंडी.com से, लेकिन बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए डीडी किसान, क्योंकि डीडी किसान पर कार्यक्रमों और खबरों का सिलसिला जारी। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं। साथ ही आप ईमेल के जरिए भी हमें अपनी राय दे सकते हैं। हमारा ईमेल पता है ncdexmandi@gmail.com।